कि सनातन के हेडक्वार्टर में क्या क्या गतिविधियां चलती है, ऐसी आपको कुछ जानकारी है क्या? और दूसरी बात, अभी जो बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि सनातन जी के संस्थापक जयंत बालाजी आडवाणी का देहांत हो गया और उन्होंने समाधि ले ली है। इसके बारे में आपकी क्या जानकारी है? मैं थोड़ा उल्टा शुरुआत करता हूं। सनातन संस्था के जो आश्रम चलते हैं, जो प्रसिद्ध आश्रम है, एक पनवेल का है और दूसरा गोवा का है, होंडा के पास का आश्रम। दोनों आश्रमों की जानकारी कुछ छन छन कर सामने आती है। वहां किसी भी बाहर के व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं है, इसलिए सही जानकारी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे कुछ मित्र या कार्यकर्ता है, उनके कुछ रिश्तेदार उस आश्रम में है, इसलिए कुछ जानकारी प्राप्त कर पाया। शुरुआत के दिनों में वहां जिस आश्रम में लोग हैं, उनके माता पिताओं ने कुछ कंप्लेंट्स की, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी है। और तीसरा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो जानकारी मिली है वो मुझ तक पहुंची है, इसलिए कुछ जानकारी। ये आश्रम, दोनों आश्रम एक बंद किले जैसे होते हैं, जिसमें किसी को एंट्री नहीं होती, उसके स्तर होते हैं। जो भी कहीं जाएगा वहां पे और घूम के आएगा और मैं आश्रम में जाऊंगा और थोड़ी, ऐसे पॉसिबल नहीं। आपकी पूरी छानबीन होती है, आप कहां तक सही माने में ये उनका जो थियरी है उस थियरी पर विश्वास रखने वाले हो, इसकी पूरी जानकारी निकालने के बाद, उनको विश्वास होने के बाद ही आपको फर्स्ट एंट्री मिलती है। फर्स्ट एंट्री लेने के बाद ही आप उनके हस्तक होना शुरू होते हो, नहीं तो बाहर आ जाते हो। यानी वहां केवल सम्मोहन के द्वारा ही लोगों को ट्रांस में रखने की कोशिश नहीं की जाती है, तो डायरेक्टली ड्रग्स लिए दिए जाते हैं। जैसा ये वीरेंद्र तावड़े डॉक्टर है, उनकी पत्नी डॉक्टर निधि तावड़े, उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दिया बाद में। क्या किया? स्पिरिचुअल हीलिंग के नाम पर मुझे तीर्थ के साथ में ड्रग्स दिए गए। अब वो डॉक्टर होने के कारण कभी आगे चलकर उसको ड्रग्स के नाम भी पता चल गया। एमिसुल्प्राइड, ये सिजोफ्रेनिक पेशेंट को दिया जाने वाला ड्रग उसको दिया जाता था, क्योंकि वो बीच बीच में विचार करते थे, बीच बीच में ये क्या चल रहा है इसकी जानकारी अपने पति के साथ में शेयर करते थे। तो पति ने पूरी तरह से अपने कब्जे में आने के लिए, सम्मोहन के द्वारा पूरी तरह से कब्जे में नहीं आ रही है, इसलिए ड्रग्स का उपयोग किया। रेस्पिरिडोन कर भी उसको दिया जाता था। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर निधि तावड़े ने कहा है। बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें ड्रग्स कौन कौन से सप्लाई होते हैं उसकी पूरी जानकारी लिस्ट की लिस्ट प्रसिद्ध की है। उसके नाम बताकर मैं आपका और मेरा समय भी बर्बाद नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसके डीप की जानकारी तुम्हें भी नहीं होती, मुझे भी नहीं होती है। तो ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं कि उस अवस्था में हमेशा के लिए रहे, हमेशा के लिए ट्रांस की अवस्था में रहे, कोई विचार करने की क्षमता ना रखे। यानी केवल वो सम्मोहन पर डिपेंड नहीं होता, बार बार उनकी प्रार्थनाएं होती है, बार बार उनको चैंटिंग करने को कहा जाता है, बार बार उनको स्मरण करने को कहा जाता है। अगर आप सनातन प्रभात पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि हमेशा डर के अंदर इन लोगों को रखा जाता है। आज क्या शैतान के छाप मिले, आज का वहां 3 लाल रंग के दाग निकले, वो शैतान की ओर से भेजा गया संदेश था। उसने आक्रमण करने का प्रयास किया था, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति से बचाया गया। इस ढंग की कई खबरें सनातन प्रभात में छपते रहती है और इन लोगों को हमेशा डर के अंदर रखा जाता है। आश्रम की अंतर्गत गतिविधियों के बारे में जो मुझे पुलिस इन्वेस्टिगेशन से जानकारी मिली, मैं जाहिर नहीं कर सकता हूं, ऐसी जानकारी। कुछ लोगों को बाकी लोगों का सब कुछ देखना बहुत अच्छा लगता है, इसकी भी व्यवस्था वहां पर है। यहां से लेकर कई जानकारी, किस ढंग से एक्सप्लॉयटेशन होता है उसकी जानकारियां है, लेकिन पुलिस ने वो कभी बाहर नहीं की, मैं भी बाहर बोल नहीं सकता हूं। वहां पर गोवा पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था गोवा आश्रम का, तो कई कंडोम्स के पॉकेट्स मिले थे। इतने बड़े पैमाने पर कंडोम्स कैसे सप्लाई होते हैं, ये सवाल भी गोवा के पेपर्स में उठा था। और तब अंदर में कितने मैरिड जो जोड़े हैं
उनकी संख्या बहुत कम थी और जो सप्लाई कंडोम्स का हो रहा था उसका प्रमाण बहुत ज्यादा था। तो इसके बारे में चर्चा होने लग गई, तब आश्रम से स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण आया कि हमारे कई साधक ये अविवाहित है, तो अविवाहित लोग क्या वैसे ही रहे, ऐसी आपकी अपेक्षा है? तो इसका मतलब आपको जो निकालना है तो निकालिए। ये सब गोवा के पेपर्स में चली हुई चर्चा है। उसके आगे की भी बहुत जानकारी है, लेकिन वो जानकारी मैं जाहिर तरीके से नहीं रख सकता, क्योंकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का वो हिस्सा है। पुलिस जब रखेगी तभी मुझे वो रखने का अधिकार प्राप्त होगा। यानी पुलिस वो सामने रखेगी, कोर्ट के सामने रखेगी, तभी मुझे आपके सामने रखने का वो अधिकार होगा। इसलिए वो जानकारी मैं आगे नहीं रख सकता हूँ। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे, शायद हर रूम में भी सीसीटीवी कैमरा हो, ऐसा पुलिस का कहना है, क्योंकि किसी व्यक्ति को बाकी लोगों का सब कुछ देखना भी अच्छा लगता है। इसके लिए भी वो व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा उनका अंदेशा है। और अलग-अलग ढंग के एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। यानी कई लोगों को प्रवृत्त किया जाता है कि उनकी सारी जिंदगी की संपत्ति आश्रम को अर्पित अर्पित किया जाए, और लोग करते हैं, कई लोगों ने की है। उसके जरिए भी बहुत उनको प्राप्ति होती है। बाकी भी डोनेशंस आते रहते हैं। ये कुछ जानकारियां हैं, लेकिन वहां एक विंग का पता दूसरे विंग को नहीं होता है, दूसरे विंग का पता तीसरे विंग को नहीं होता है। बहुत गुप्तता बरती जाती है और स्वतंत्र विचार करने की क्षमता उनकी ना बचे, इसकी पूरी केयर ली जाती है। टोटली उन लोगों को ब्रेन वॉश्ड किया जाता है। रहा सवाल डॉक्टर जेबी आठवले जिंदा है नहीं है, इसकी कोई जानकारी मुझ तक नहीं है। अगर वो होती, पुलिस तक पहुंचती, तो डेफिनेटली मेरे तक पहुंच जाती। और मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जेबी आठवले जिंदा नहीं है, ये बात वो छुपाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो वो भगवान है। भगवान की मृत्यु होने के बाद में, और वैसे भी हमारे दिमाग में पहले से ठूस ठूस कर भरा हुआ होता है कि जब भी भगवान शरीर में आते हैं इंसान के, तो उनकी मृत्यु भी होती है, उनका जन्म भी होता है, क्योंकि शारीरिक मर्यादाएं भी उनको भुगतनी पड़ती है। राम जन्मावतार से लेकर कृष्ण जन्मावतार तक सब संस्कार हम पर होते हैं। इसलिए विष्णु भगवान का जो अवतार है नया, डॉक्टर जेबी आठवले, तो उनकी भी मृत्यु हो सकती है। लोग इजीली एक्सेप्ट करेंगे, उनके साधक तो एक्सेप्ट करेंगे, और उल्टा उसके कारण वो बड़े पैमाने पर उसका उत्सव मनाएंगे, वगैरह वगैरह बाकी सब चीजें करेंगे। तो ये छुपा कर रखना बहुत संभव है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर छुपा कर रखा होता तो ये बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं बाहर आती, क्योंकि आप ऐसा मत मानिए कि पुलिस बिल्कुल उस तरफ ध्यान नहीं दे रही। पुलिस का ध्यान है, क्योंकि अभी तक डॉक्टर दाभोलकर, डॉक्टर पानसरे, इनका इन्वेस्टिगेशन शुरू है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में पानसरे जी का इन्वेस्टिगेशन अभी तक मुझे शायद बीच में डिमांड हुई थी कि वो सीबीआई की तरफ दे, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र की पुलिस की तरफ है। सीबीआई की तरफ इन्वेस्टिगेशन देना ये सबसे बड़ी गलती रही। मैं तब भी कहा था, अब भी कहता हूं, सीबीआई कभी भी कोई भी केस में आज तक पूरे भारत में गहराई तक कभी पहुंच नहीं पाई। उसके दो कारण है कि सीबीआई के पास केस बहुत अब देरी से आती है। सीबीआई की खुद की यंत्रणा नहीं है, उनको महाराष्ट्र पुलिस की यंत्रणा पर ही डिपेंड होना होता है। एक अफसर रहता है उनका, एक दो अफसर रहते हैं, बाकी की यंत्रणा महाराष्ट्र पुलिस के उपयोग में लानी है। और महाराष्ट्र पुलिस से जब निकाल कर सीबीआई को देते हैं तो डेफिनेटली महाराष्ट्र पुलिस के सबसे इंटेलिजेंट ऑफिसर्स उस पर काम नहीं करते, और सीबीआई के सबसे बैड कॉप्स उस पर काम करते हैं, क्योंकि सीबीआई की प्राथमिकता बहुत अलग होती है। दाभोलकर केस पर और अपने पानसरे जी के केस पर महाराष्ट्र के बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर्स लगाए गए थे। ये सीबीआई के बारे में संभव नहीं होता है, उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है। तो इसलिए सीबीआई में जब केस जाती है तो समझ लेने का कि केस के 12 बज गए। वो महाराष्ट्र पुलिस की तरफ दोनों केसेस रहती तो हमेशा दबाव बने रहता महाराष्ट्र पुलिस पर, सरकार पर भी, और शायद कुछ अच्छे रिजल्ट्स बाहर आ सकते थे। लेकिन अभी तक आए नहीं, ये फैक्ट्स है। अभी नई सरकार से हम अपेक्षा कर सकते हैं